हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल कोविन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कक्षा 10 विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की सीरीज में आज हम अध्याय नंबर 2 आम्ल सारक एवं लवण के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हमने चैप्टर 1 के जितने भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न बन रहे थे उन सभी की चर्चा बहुत अच्छे से कर दी थी। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो राजस्थान बोर्ड की नवीनतम ब्लूप्रिंट 2024 के अनुसार ये जो आपका चैप्टर है ये 7 अंकों का चैप्टर है। कितने अंकों का? 7 अंकों का। इसमें से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? 4 प्रश्न। देखो, एक आपका वस्तुनिष्ठ यानी कि अबसद वाला प्रश्न 1 नंबर का, एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न वो भी 1 नंबर का, एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न वो भी 1 नंबर का। यानी एक एक नंबर के आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न होगा निबंधात्मक जो कितने अंकों का होगा? 4 अंकों का। कुल कितने प्रश्न आएंगे? 4 प्रश्न। एक बड़ा प्रश्न 4 अंकों का और 3 प्रश्न छोटे छोटे एक एक नंबर के, जिसमें से एक अबसद वाला प्रश्न, एक रिक्त स्थान वाला और एक आपका अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि निम्न को प्रबलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके सामने कुछ नाम दिए गए हैं पदार्थों के, इनको इनकी प्रबलता के घटते हुए क्रम में क्या करना है? व्यवस्थित करना है। देखो, पहला नाम है जठर रस और नींबू रस। तो जठर रस जिसे हम क्या कहते हैं? HCl। इसका जो पीएच मान है वो क्या होता है? वो होता है 1, यानी ये सबसे ज्यादा प्रबल होता है। और नींबू रस में क्या होता है? सिट्रिक अम्ल। ये किसका उदाहरण है? दुर्बल अम्ल का। तो जठर रस का पीएच मान नींबू के रस की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि जठर रस की जो पीएच वैल्यू होती है वो HCl की वजह से कितनी होती है? लगभग 1 होती है। और नींबू रस की क्या होती है? नींबू रस की बहुत कम होती है, 5 या 6 के आसपास। दूसरा है रक्त। रक्त है वो शुद्ध जल की तुलना में अधिक प्रबल होता है। ठीक है, रक्त की जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 होती है। कितनी होती है? रक्त की जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 होती है और शुद्ध जल की कितनी होती है? तो वो 7 होती है। तो जो रक्त है वो शुद्ध जल की तुलना में ज्यादा प्रबल होता है। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की तुलना में अधिक क्या होता है? प्रबल होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जठर रस है वो नींबू रस की तुलना में अधिक प्रबल है, जो रक्त है वो शुद्ध जल की तुलना में अधिक प्रबल है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की तुलना में अधिक प्रबल होता है। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 2 की तरफ। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन को 20 ml ले लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, ये हमें बताना है। तो यहां पर देखें, देखो NaOH कितना है? जब 10 ml है तो HCl कितना है? 8 ml। तो यहां पर जब हम NaOH कितना ले रहे हैं? 20। तो देखो यहां पर दोनों के बीच में रेशियो कितना है? दोनों के बीच में रेशियो है 5:4 का। अनुपात कितना है? 5:4 का। तो यहां पर जब हम NaOH कितना लेंगे? 20 लेंगे, तो इसके अनुपात में कितना अनुपात? 4 अनुपात। तो वो कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16। तो यहां पर हमें 20 ml NaOH को यदि हमें उदासीन करना है तो 16 ml HCl की क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बात करें। तीसरा प्रश्न है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? देखो, अपच में होता क्या है? अपच के अंदर हमारे शरीर में HCl यानी कि अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अपच में क्या होता है? अम्ल की जो मात्रा है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अपच के दौरान हमारे शरीर में क्या होती है? हमारे पेट के अंदर अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। अब सिंपल सी बात है, यदि मुझे अम्ल को उदासीन करना है, अम्ल को क्या करना है? अम्ल को मुझे क्या करना है? उदासीन। तो किसकी जरूरत पड़ेगी? सारक की, है ना? तो सारक को हम क्या कहेंगे? प्रति अम्ल। क्या कहेंगे? प्रति अम्ल। और इंग्लिश में से कहेंगे एंटा एसिड। इंग्लिश में क्या कहेंगे? एंटा एसिड कहेंगे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। चौथा है रक्त का पीएच मान कितना होता है?
तो रक्त की जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7.4। कितनी होती है? 7.4 होती है। पांचवा है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को क्या कर देती है? दूधिया कर देती है। तो इस विलयन में क्या होगा? अब देखो, चूने के पानी को जो दूधिया करेगी वो गैस कौन सी होगी? यहाँ पर क्लोरीन गैस। तो जो अंडे का पिसा हुआ कवच होता है ना, अंडे का पिसा हुआ कवच, उससे जब हम HCl की अभिक्रिया करवाते हैं, किसकी? HCl की, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, तो यहां से कौन सी गैस मुक्त होती है? क्लोरीन गैस। और इस क्लोरीन गैस को जब चूने के पानी के साथ या चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो ये चूने के पानी को क्या कर देती है? दूधिया कर देती है। तो इसका सही उत्तर है HCl। और यहां पर जो गैस है वो कौन सी है? क्लोरीन गैस है। छठा है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा? कोई विलयन है, वो लाल लिटमस को क्या कर रहा है? नीला कर रहा है। मतलब वो क्या है? मतलब वो सारक है, और सारक की पीएच वैल्यू 7 से लेकर 14 के बीच में होती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो 4 है कि जो जिस पदार्थ की पीएच वैल्यू 10 होगी वो लाल लिटमस को क्या करेगा? नीला, क्योंकि वो क्या होगा? सारक होगा। सातवां, निम्न में से प्राकृतिक सूचक हैं। प्राकृतिक सूचक, सूचक क्या काम करते हैं? ये किसी विलयन के अम्लीय अथवा क्षारीय होने की पहचान बताते हैं। तो प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होता है या प्राकृतिक पदार्थ है, तो वो है आपका लिटमस पेपर। क्या है? लिटमस पेपर। बाकी जो मेथिल ऑरेंज और जो फिनोल्फ्थेलिन है, ये दोनों क्या है? ये दोनों कृत्रिम सूचक है अथवा मानव द्वारा निर्मित सूचक है। जबकि जो लिटमस पेपर है आपका, वो कैसा सूचक है? वो आपका प्राकृतिक सूचक है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें क्या करनी है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आठवां प्रश्न है, संतरा में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम। तो संतरा और नींबू के अंदर कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल, या कहीं कहीं पर साइट्रिक अम्ल भी लिखा होता है। अगला, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली के अंदर टॉर्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? इमली में टॉर्टरिक अम्ल पाया जाता है। शुद्ध जल की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है, या 7.0 कह लो। 11वां, जब वर्षा जल की पीएच वैल्यू का मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह कहलाती है। तो वह कौन सी वर्षा कहलाती है? तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। कौन सी वर्षा कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। आगे बात करें खाली जगह संख्या 12 की। तो खाली जगह नंबर 12 है, खाली जगह नामक पदार्थ जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो जो आपका शुष्क बुझा हुआ चूना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम शुष्क बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। शुष्क बुझा हुआ चूना। और जब इसकी विक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है? विरंजक चूर्ण, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। 13वां, खाली जगह नामक लवण का उपयोग भोजन में करते हैं। किसका? सोडियम क्लोराइड का, NaCl का जो लवण है, इसका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 14 की। सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका में उपस्थित जो अम्ल होता है उसका रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। ठीक, आगे बढ़े प्रश्न संख्या 15। लिटमस नामक प्राकृतिक सूचक किस पौधे से प्राप्त होता है? कौन से पौधे से प्राप्त होता है? तो ये लाइकेन नामक पादप से प्राप्त होता है, जो थेलोपाइटा वर्ग का पादप है। किससे प्राप्त होता है? लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है, जो थेलोपाइटा वर्ग का पौधा होता है। 16वां है, गंधीय सूचक के 3 उदाहरण लिखिए। किसके? गंधीय सूचक के, जो अम्ल या सारक के संपर्क में आने पर अपनी गंध में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं, जैसे वेनिला, प्याज और लौंग का तेल। 17वां है, धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? तो जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, और जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो आपके अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो धातु है वो किस प्रकार का ऑक्साइड बनाती है? तो धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है, और जो अधातु होती है वो अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती है। 18वां प्रश्न वही है, अधात्विक ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं? तो अधात्विक जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं अम्लीय प्रकृति के। 19वां प्रश्न है, जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो लगभग 1.2। 20वां,
किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जिसे हम अम्लों का राजा भी कहते हैं, के पीले श्वेत बादलों से बना है? तो शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वो H2SO4 के पीले श्वेत बादलों से बना है। 21वां, मानव शरीर सामान्यतः किस pH परास के मध्य कार्य करता है? तो मानव का जो शरीर है वो नॉर्मली 7 से लेकर 7.8 की परास के बीच में क्या करता है? कार्य करता है। अगला, एक एंटी एसिड का नाम लिखिए। एंटी एसिड का मतलब है प्रति अम्ल, जिसका उपयोग आपके अपच को क्या करने के लिए, अपच को दूर करने के लिए किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2। 23वां प्रश्न है, प्रमुख प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। प्रमुख प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं? लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया के फूल, पेटूनिया एवं जेरानियम। ये कुछ प्राकृतिक सूचकों के क्या है? नाम है। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 24। धातु जब अम्ल के साथ क्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? नामांकित चित्र बनाइए। तो जब धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वहां पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। तो चित्र आपको ये वाला बना देना है। यहाँ पर देखो साबुन का विलयन दिया हुआ है, फिर यहाँ पर जो ये आपकी परक नली है इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है और दानेदार जिंक के टुकड़े हैं। ठीक है, जब इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। और इस हाइड्रोजन गैस को जब एक नली की मदद से तारीय विलयन, जो कि साबुन का विलयन है, उसमें क्या किया जाता है? इस गैस को प्रवाहित किया जाता है। तो ये जो गैस है ये फटफट की ध्वनि के साथ क्या होती है? जलती है। इससे मतलब होता है, स्पष्ट है कि यहाँ पर जो निकलने वाली गैस है वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। और ये जो चित्र दिया हुआ है इसको हम पॉप टेस्ट भी कहते हैं। कई बार परीक्षा में ये भी पूछा गया है कि पॉप टेस्ट क्या होता है। तो जब धातु की क्रिया अम्ल के साथ करवाई जाती है तो उस स्थिति में निकलने वाली गैस हाइड्रोजन है कि नहीं है, उसकी जांच के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे पॉप टेस्ट कहा जाता है। तो जब धातु अम्ल के साथ रिएक्शन करती है तो लवण का निर्माण होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होती है? मुक्त होती है। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। आगे बढ़ें, प्रश्न संख्या 25। मधुमक्खी और नेटल पौधे के डंक में कौन सा अम्ल होता है? कौन सा अम्ल होता है? तो वो अम्ल होता है आपका फॉर्मिक अम्ल अथवा मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, कहीं पे लिखा होगा फॉर्मिक अम्ल या कहीं पे लिखा होगा मेथेनोइक अम्ल, दोनों बात एक ही है। मधुमक्खी चींटी का डंक कह लो या नेटल पौधे के डंक कह लो, इनके अंदर फॉर्मिक अम्ल अथवा मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 26 की। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। इसका रासायनिक जो नाम है वो क्या है? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। इसका POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। 27वां प्रश्न है, POP निर्माण की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो जब जिप्सम को, किसको? जिप्सम को, जिसका सूत्र है CaSO4 2H2O, इसको 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो आपका POP और क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। आगे 28वां प्रश्न, POP के दो उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो उपयोग। पहला उपयोग सजावटी सामान और खिलौने बनाने में, दूसरा टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में और सतह को चिकना बनाने में POP का उपयोग किया जाता है। 29वां, दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। संश्लेषित मतलब जिनका निर्माण कल कारखानों अथवा फैक्ट्रियों के अंदर किया जाता है, या जिसे हम कह सकते हैं मानव निर्मित या कृत्रिम सूचक। तो वो है, एक है मेथिल ऑरेंज और दूसरा है फिनोल्फथेलिन। ये दो क्या है? कृत्रिम सूचक है जिनका उपयोग अम्ल अथवा क्षारीय विलयन की पहचान करने के लिए किया जाता है। 30वां प्रश्न है आपका, फिनोल्फथेलिन क्षार के साथ क्रिया करके कैसा रंग देता है? तो जो फिनोल्फथेलिन जो कि कृत्रिम सूचक है, जब ये क्षारीय विलयन के संपर्क में आता है तो ये कौन सा रंग देता है? गुलाबी रंग। ठीक, आगे बढ़ें, प्रश्न संख्या 31। बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं? तो खाने का सोडा NaHCO3 और टॉर्ट्रिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहते हैं? बेकिंग पाउडर कहते हैं। खाने का सोडा NaHCO3 और टॉर्ट्रिक अम्ल के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? बेकिंग पाउडर। अब उपयोग क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 और टॉर्ट्रिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का क्या है? ये मिश्र है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है
या फिर जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। तो देखो NaHCO3, इसके अंदर जब जल मिलाया जाता है या इसको गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव रोटी या केक में खमीर उठाया जाता है, यानी उसे फुलाया जा सकता है। इससे ये मुलायम और क्या हो जाता है, स्पंजी हो जाता है। तो ये था आपका बेकिंग पाउडर। 32वां प्रश्न है, पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए विरंजक चूर्ण CaOCl2 का उपयोग किया जाता है। 33वां है, किन्हीं दो प्रबल अम्ल एवं प्रबल सार के नाम लिखिए। तो प्रबल अम्ल है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। वही प्रबल सार की बात करें तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। 34वां प्रश्न है, निम्न के रासायनिक सूत्र लिखिए। क्या लिखने हैं? आपको रासायनिक सूत्र लिखने हैं। पहला है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। फिर है बेकिंग सोडा NaHCO3। फिर है धावन सोडा Na2CO3 10H2O। फिर है जिप्सम CaSO4 2H2O। तो ये आपके क्या है, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, आपको याद रखने हैं, कई बार परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछा जाता है। अगला 35वां प्रश्न है, निम्न का मिलान कीजिए। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली के अंदर कौन सा अम्ल होता है? ठीक है, इमली, टमाटर और खट्टा दही। तो इमली के अंदर कौन सा होता है? टॉर्ट्रिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और खट्टे दही के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, आगे बात करें प्रश्न संख्या 36 की। दिया हुआ है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब अम्ल और सारक की आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? लवण और जल। इसी वजह से जो लवण है, लवण की प्रकृति उदासीन होती है, अतः इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि सार है और HCl जो कि अम्ल है, इन दोनों के बीच अभिक्रिया करवाते हैं तो NaCl जो कि लवण है और आपका जल बनता है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 37 की। पीतल और तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? पीतल और तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? इसके पीछे वजह क्या है? तो हम सब जानते हैं कि दही और जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो कैसे होते हैं? अम्लीय। और वो अम्लीय पदार्थ पीतल और तांबे के बर्तनों के साथ, ठीक है, जो कैसे होते हैं? धात्विक ऑक्साइड होते हैं, यानी कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और वो अम्ल जब उन पीतल और तांबे के बर्तनों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या करते हैं? विषैले लवण बनाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इस वजह से हमें पीतल और तांबे के बर्तनों में भी कभी भी दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए, क्योंकि दही और खट्टे पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है और वो उन बर्तनों के साथ जिनकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। क्यों? क्योंकि पीतल और तांबे के बर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं? धात्विक ऑक्साइड, और उनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। तो जब अम्ल सारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? विषैले लवण बनाएगा और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होते हैं, अतः हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे बात करें प्रश्न संख्या 38। HCl और HNO3, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 का मतलब नाइट्रिक अम्ल, आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करते हैं? यानी HCl और जो HNO3 हैं वो जलीय विलयन में तो अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आपके ग्लूकोज और अल्कोहल जैसे यौगिक का जो विलयन है उनमें अम्लीय का गुण प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों? तो HCl और HNO3 के विलयन में H+ आयन मुक्त होने के कारण ये विद्युत का चालन करते हैं, जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है, क्योंकि आयनीकरण वहां पर नहीं होता है। अर्थात विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है, और जब अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे जो यौगिक है उनके विलयन में HCl जो HNO3 है वो H+ आयन उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, इस वजह से वहां पर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन अम्ल के जलीय विलयन में आयनों की उत्पत्ति होने की वजह से वहां पर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ये आपके सामने चित्र भी दिया हुआ है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 39। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस यानी HCl गैस के लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है?
शुष्क हाइड्रोक्लोरिक जो गैस होती है वो लिटमस पत्र के पेपर के जो रंग है उसको क्यों नहीं बदलती? तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करती है। कौन से आयन उत्पन्न नहीं करती? H+ आयन उत्पन्न नहीं करती है। इस कारण से सूक्ष्म लिटमस पत्र के रंग को वो नहीं बदलती है। यानी जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस होती है वो किसी भी प्रकार के हाइड्रोजन आयनों का उत्पन्न नहीं करती है। इस वजह से वो लिटमस पेपर के रंग को नहीं बदल पाती है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 40 की। अम्ल को तनुकर्त करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो प्रश्न क्या है कि जब हम अम्ल को तनु करते हैं तो अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में। ऐसा क्यों? तो जल में अम्ल और सारक के घुलने की जो प्रक्रिया है वो कौन सी होती है? उष्मा सेपी, यानी बहुत अधिक उष्मा क्या होती है? बाहर निकलती है। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर जो उत्पन्न हुई उष्मा है उसके कारण जो मिश्रण है वो आस्फलित होकर बाहर भी आ सकता है तथा आप क्या हो सकते हैं? जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। इसीलिए सदैव अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में। मतलब जब हम जल में अम्ल या सारक को मिलाते हैं तो वहां पर कौन सी विक्रिया होती है? उष्मा सेपी, यानी बहुत अधिक मात्रा में उष्मा बाहर निकालती है। तो जब हम जल को अम्ल के अंदर मिला देंगे तो ऐसी स्थिति में बहुत अधिक उष्मा उत्पन्न होगी और हो सकता है कि उस स्थिति में वो पात्र भी क्या हो सकता है? टूट सकता है और आग लगने की संभावना भी होती है। अतः इस नुकसान से बचने के लिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए? अम्ल को जल में मिलाना चाहिए और जिस समय हम अम्ल को जल में मिला रहे हैं उस समय में जल को लगातार हिलाते रहना चाहिए और अम्ल को धीरे धीरे जल के अंदर मिलाना चाहिए ताकि इस प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। ठीक है, अगला प्रश्न है तनुकरण किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है? तनुकरण किसे कहते हैं? तो जल में अम्ल या सारक को मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में क्या होना? कमी होना, उसे क्या कहते हैं? तनुकरण। जब हम जल के अंदर अम्ल या सारक को मिलाते हैं तो होता क्या है कि जो H+ आयन है अथवा OH- आयन है उनका जो सांद्रता है उनकी सांद्रता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। इसे हम कहते हैं तनुकरण। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 42। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि सार है कि जिंक धातु के साथ अभिक्रिया होने पर रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब अभिक्रिया जिंक के साथ होती है तो क्या बनता है? सोडियम जिंकेट और आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ये क्या है? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 43। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जल की अनुपस्थिति में कोई भी अम्ल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित क्यों नहीं कर पाता है? तो जल की अनुपस्थिति में अम्लों से हाइड्रोजन आयनों का विलगन नहीं हो सकता है, यानी हाइड्रोजन आयनों का निर्माण नहीं हो सकता है। और जब हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होंगे तो वहां पर जो अम्ल है वो किसी भी प्रकार का अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, 44वां है कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पूछा गया था कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। 45वां प्रश्न है क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की जो संख्या होती है उसे कहते हैं क्रिस्टलन का जल। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे CuSO4 5H2O, तो इसमें क्रिस्टलन जल के कितने अणु है? 5 अणु है। इसी तरह Na2CO3 10H2O, यहाँ पर क्रिस्टलन जल के कितने अणु है? 10 अणु है। फिर CaSO4 2H2O जो कि जिप्सम का सूत्र है, इसमें क्रिस्टलन जल के कितने अणु है? 2 अणु है। तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की जो संख्या होती है उसे क्रिस्टलन जल के अणु कहा जाता है। प्रश्न संख्या 46 है ताजे दूध का पीएच का मान 6 होता है, वही दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? तो देखो जब ताजा दूध दही में बदलता है तो पीएच मान क्या हो जाएगा? कम। क्यों? क्योंकि जो दही है वो दूध की अपेक्षा क्या होता है? बहुत अधिक अम्लीय होता है और जो दही है उसमें अम्लीयता का गुण दूध की अपेक्षा ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है कि जो पीएच का मान है वो क्या होगा? कम होगा।
क्योंकि जैसे जैसे अम्लीय गुण बढ़ता जाता है पीएच मान क्या हो जाता है, कम होता जाता है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 47, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? तो जब पीओपी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जब इसको हम किसी ऐसे बर्तन में रख देंगे जहां पर वायु से संपर्क हो रहा है, तो पीओपी के सारे जो गुण है वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से उसे क्या करते हैं, एक आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है। तो हम कहेंगे क्योंकि यह आर्द्रता में जल को अवशोषित करके, यानी जो पीओपी है वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है, जो कि काफी ठोस पदार्थ होता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके साथ अभिक्रिया करेगा, जल के साथ, तो वो क्या बनाएगा, जिप्सम, जो कि बहुत कठोर पदार्थ होता है, जिसकी वजह से पीओपी के सारे गुण क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो पीओपी जिप्सम में न बदले इसके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है ताकि उसका जल के साथ कोई संपर्क न हो पाए। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 48, विरंजक चूर्ण को बनाने की विधि, समीकरण और दो उपयोग लिखो। तो बनाने की विधि क्या है कि जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया करवाई जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्लोरीन की क्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है, विरंजक चूर्ण और आपका जल बनता है। अब इसका उपयोग क्या है, तो वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी की मज्जा और लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए। दूसरा, कई सारे रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पहला तो वस्त्र उद्योग में सूती और लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में और लकड़ी की मज्जा और लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए वहां पर किसका उपयोग किया जाता है, आपके विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 49, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, समीकरण और इसके उपयोग लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बेकिंग सोडा को बनाते कैसे हैं, समीकरण लिखना है और उपयोग। तो सोडियम क्लोराइड मूल पदार्थ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, जल और NH3 की क्रिया से बेकिंग सोडा बनाया जाता है। तो जब NaCl, H2O प्लस CO2 प्लस NH3 इनके बीच में अभिक्रिया करवाई जाती है तो NH4Cl प्लस NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा बनता है। तो इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है वो होता है आपका बेकिंग पाउडर बनाने में। कहाँ पर, एक तो होता है बेकिंग पाउडर बनाने में, पहला उपयोग। दूसरा उपयोग कहाँ होता है इसका, इसका दूसरा उपयोग होता है आपका वो रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने में। इसके अलावा एंटासिड के रूप में, अग्निशामक यंत्र में, पाव रोटी और केक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 बार बोर्ड परीक्षा के अंदर पहले भी पूछा जा चुका है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 50, धावन सोडा कैसे प्राप्त किया जाता है, इसका समीकरण और उपयोग लिखो। तो सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से, यानी जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जल के साथ करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है, धावन सोडा का निर्माण होता है। तो Na2CO3 की अभिक्रिया जब H2O के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है आपका धावन सोडा, Na2CO3 10H2O। उपयोग कहाँ होता है, साबुन, कांच और कपड़ा उद्योग में। इसके अलावा बोरेक्स यौगिक के उत्पादन में भी धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। यह प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 51, कलोर सार प्रक्रिया क्या है, समझाइए एवं इसका समीकरण भी दीजिए और आवश्यक चित्र भी बनाइए। 2017 की परीक्षा में पूछा भी क्या है। तो देखो, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, सारक पदार्थ है। इस वजह से इस प्रक्रिया को या इस अभिक्रिया को कहते हैं क्लोर सार प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में निर्मित उत्पाद क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही कैसे होते हैं, सार होते हैं। इस वजह से इसका नाम क्या दिया हुआ है, क्लोर मतलब क्लोरीन और सार मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, सारीय पदार्थ है, अतः इस अभिक्रिया को कहते हैं क्लोर सार अभिक्रिया। यहाँ पर क्लोरीन गैस है वो कहां पर मुक्त होती है, एनोड पर, और कैथोड पर आपकी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, और कैथोड पर NaOH का विलयन भी बनता है। अब अभिक्रिया देखो दी हुई है, अभिक्रिया है कि जब सोडियम क्लोराइड के अंदर क्या किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और आपकी हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये आपको चित्र भी बनाना है,
जो दिया हुआ है इसका। आगे बात करें प्रश्न संख्या 52 की, पीएच स्केल को समझाइए। प्रश्न क्या है? पीएच स्केल को समझाइए। तो ये आपके सामने स्केल का चित्र दिया हुआ है, आप देख लेना, अपनी किताब में भी दिया हुआ है। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल क्या किया गया? एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। पीएच स्केल में पी एक पुषांश शब्द जिसका अर्थ होता है शक्ति, और एच किसको बताता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को। तो पीएच स्केल से सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जो H+ आयन है उनकी सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच मान उतना ही कम होगा, यानी वो उतना ही अधिक प्रबल अम्ल होगा। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान कितना होगा? 7 होगा। यदि किसी पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो वो कैसा विलयन होगा? अम्लीय। और यदि मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वो क्या होगा? क्षारीय। अम्ल और क्षारक की जो शक्ति है वो विलयन में क्रमश H+ आयन और OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, यहां पर देखो, जैसे जठर रस जो कि प्रबल अम्ल है, पीएच वैल्यू होती है 1.2। नींबू का रस जो ये भी अम्ल है, पीएच वैल्यू होती है 2.2। शुद्ध जल पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7। रक्त की पीएच वैल्यू 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की कितनी होती है? 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की कितनी होती है? 14। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 53, दैनिक जीवन में पीएच के कोई दो महत्व। पहला महत्व है कि पौधे और पशु सभी पीएच के प्रति क्या होते हैं? काफी संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर पीएच मान 7.0 से 7.8 पीएच परास के मध्य ही क्या करता है? कार्य। वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जलीय जीवों की जो उत्तरजीविता है वो क्या हो जाती है? कठिन हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि पौधे और पशु सभी एक निश्चित पीएच वैल्यू पर ही जीवित रह पाते हैं। यदि उस पीएच के मान में ज्यादा परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से उनकी जो जीविका है वो खतरे में पड़ जाती है। दूसरा, पौधों एवं जीवों के द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, जैसे मधुमक्खी का डंक और नेत्रल पादप का डंक मेथेनोइक अम्ल को छोड़ते हैं जिससे दर्द और जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंक में बेकिंग सोडा का अगर हम उपयोग कर दे तो हमें उससे क्या मिलता है? आराम मिलता है। बेकिंग सोडा जो क्या है? दुर्बल सारक है, उसके उपयोग से हमें क्या मिलता है? आराम मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच का एक उचित महत्व है। आगे प्रश्न संख्या 54, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे पाचन तंत्र एवं पीएच के मध्य क्या संबंध है? समझाइए। तो हमारा जो उदर होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl जठर रस क्या करता है? उत्पन्न करता है, और यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में क्या करता है? सहायता करता है। लेकिन अपच की स्थिति में जब अम्ल बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है तो उस समय उदर अधिक मात्रा में क्या करता है? अम्ल उत्पन्न करता है, जिससे हमारे उदर में दर्द और जलन का क्या होता है? अनुभव होता है। और इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए एंट्रा एसिड यानी प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं, जो अम्ल की अधिक मात्रा को क्या कर देता है? उदासीन करता है। इसके लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, जैसे दुर्बल सारक का उपयोग करते हैं। जैसे साधारण हमारे जब एसिडिटी होती है तो हम क्या पीते हैं? इनो पीते हैं। इनो में क्या होता है? आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। वो उस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है? उसे उदासीन बना देता है, जिससे हमें आराम मिलता है। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 55, क्या दिया हुआ है कि पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय को समझाइए। यानी पीएच के मान में परिवर्तन होने के कारण हमारे दांतों का नुकसान कैसे होता है वो समझाना है। तो मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। दांतों का जो इनेमल होता है जो कि कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे क्या है? कठोर पदार्थ है, और ये जल के अंदर नहीं घुलता है। लेकिन मुंह की पीएच का मान जब 5.5 से कम होता है तो वह धीरे धीरे संचारित होने लगता है, यानी नष्ट होने लगता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात अपशिष्ट शर्करा और खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके क्या करते हैं? अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है, और मुंह की सफाई के लिए सारकीय दंत मंजन का हमें क्या करना चाहिए? सारकीय दंत मंजन का हमें उपयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए? सारकीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए, ताकि वो क्या करेगा? वो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करेगा, और जिसके कारण हमें दांत का जो क्षय है या दांतों का जो नुकसान है वो क्या हो जाएगा? कम होगा, या उससे हम क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं अथवा उसे रोक सकते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 56,
अम्ल और सार में प्रमुख अंतर लिखिए। तो पहला अंतर है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, सार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, सार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, सार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। उदाहरण बता सकते हैं, अम्ल के उदाहरण HCl और H2SO4 HNO3, सारक के NaOH KOH MgOH2। ये आप कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं। आगे बात करें प्रश्न संख्या 57। धातु कार्बोनेट अथवा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं, रासायनिक समीकरण भी लिखें। तो धातु कार्बोनेट अथवा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट ये जब अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं तो CO2 गैस देते हैं। कौन सी गैस? CO2। अब देखो इसके समीकरण, पहला यहां पर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की विक्रिया किससे करा रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो क्या बन रहा है? NaCl H2O और CO2। इसी तरह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की विक्रिया जब HCl के साथ करा रहे हैं तो NaCl जल और आपके CO2 बन रही है। और यहां पर उत्पादित होने वाली जो CO2 है उसको जब छूने के पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से प्रवाहित करते हैं तो CaCO3 का श्वेत अवक्षेप क्या होता है? प्राप्त होता है। यानी कि इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनेगा। और बहुत अधिक मात्रा में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करेंगे तो ये निम्न अभिक्रिया होगी। कौन सी विक्रिया होगी? कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम जल और CO2 को बहुत अधिक मात्रा में प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा? CaHCO3 बनेगा। क्या बनेगा? CaHCO3 बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, आगे यहां पर एक सारणी दी हुई है जिसमें प्रमुख प्राकृतिक स्रोत और उसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं वो बताया हुआ है। जैसे सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टॉर्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दूध और दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, चिट्टी के डंक में मेथेनोइक अम्ल और नेटल के डंक में भी मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ये आपको कुछ याद रखने हैं। आगे बात करें प्रश्न संख्या 58 की। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए है, आप इसे अपनी कॉपी में जरूर करेंगे, आपके लिए होमवर्क है। देखो, पहला है गंधीय सूचक का कोई एक उदाहरण लिखिए। किसका उदाहरण लिखना है? गंधीय सूचक का। तो गंधीय सूचक का आपको उदाहरण मैंने बता दिया था, लौंग का तेल, वेनिला, प्याज, ये क्या है? गंधीय सूचक है। दूसरा, यदि शून्य के पानी में CO2 गैस को प्रवाहित करे तो यौगिक A का श्वेत अवक्षेप बनता है। अभी अभिक्रिया बताई, शून्य के पानी में यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो कौन सा श्वेत अवक्षेप बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और यदि इसमें अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाए तो यह जल में एक विलयशील पदार्थ भी बनता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो A और B के रासायनिक सूत्र और निहित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण जो अभी हमने ऊपर प्रश्न पढ़ा है वो का वो। अगला, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से यौगिक A बनता है और A को साधारण नमक भी कहते हैं यानी NaCl बनता है। और NaCl के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो A का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। और इसमें निहित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। तो ये वाली जो अभिक्रिया दी हुई है, अभिक्रिया नंबर 1, ये आपका इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने आपके चैप्टर 2 के जितने भी इस पाठ से महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न बन रहे थे उन सभी की चर्चा बहुत अच्छे से कर दी है। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि इससे बाहर आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे से तैयार कर दिए तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मेरी पूरी गारंटी है। तो आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा इन प्रश्नों को रिपीट कीजिए, बाकी इधर उधर की बातों में ध्यान मत दीजिए और एक बार वो किताब ऐसा मत पढ़िए। इन्हीं प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। मैं पूरे वादे के साथ करता हूं कि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतरीन ढंग से हो जाएगी और आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।